हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल AK क्लासेस में। मादा जनन तंत्र के बारे में अपने पढ़ रहे थे, तो मादा जनन तंत्र की सामान्य जानकारी हमने पढ़ी। अब अपनी बात करते हैं कि मादा जनन तंत्र से स्रावित होने वाले हार्मोन या फिर मादा जनन हार्मोन कौन कौन से होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो मादा के जो जनन हार्मोन होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब दोनों में अपने बेसिक सा अंतर देखते हैं एक बार। इस तरीके की हमने संरचना बनाई थी अंडाशय की, और अंडाशय से इस तरह से फैलोपियन ट्यूब की संरचना होती है। देखिए, जब अंडाणु का विकास होता है उस समय यहां पर अंडाणु के चारों तरफ एक झिल्लीनुमा आवरण बन जाता है और इस कंप्लीट संरचना को अपने ग्राफियन पुट्टिका कहते हैं या ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। ग्राफियन पुट्टिका कहते हैं। इस ग्राफियन पुट्टिका से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। ग्राफियन पुट्टिका से कौन से हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। तो देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका स्राव होता है ग्राफियन पुट्टिका से। किससे होता है? ग्राफियन पुट्टिका से। दूसरा अपने देखते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इसको सुंदरता का हार्मोन भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को सुंदरता का हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के अंदर मुख्य रूप से योगदान होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का। जैसे शरीर पर बालों का कम होना, आवाज का पतला होना, इन सभी में इस हार्मोन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए इस हार्मोन को सुंदरता का हार्मोन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये हार्मोन जो है वो मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास भी करता है। जैसे कमर के भाग का बड़ा होना, आवाज का पतला होना, शरीर पर बालों का कम होना, स्तनों का आकार बढ़ना, इन सभी में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में भी किस हार्मोन का योगदान होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगला हार्मोन जो है वो है प्रोजेस्टेरोन। अब देखिए क्या होता है। जैसे ही अंडोत्सर्ग होता है 14वें दिन, जैसे ही 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, इस दौरान ये ग्राफियन पुट्टिका जो होती है ये यहां पर आके इस तरीके से, यहां से अंडा जो है या ओव्यूल जो है वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। जबकि पीछे की तरफ ये जो संरचना बसती है, इस संरचना का देखिए नाम क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम। क्या नाम होता है? कार्पस ल्यूटियम नाम होता है। किसका निर्माण होता है? कार्पस ल्यूटियम का। अब ये कार्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का स्राव करेगी? प्रोजेस्टेरोन का। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका स्राव कौन करता है? कार्पस ल्यूटियम। तो अपने अगर बात करें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव किस संरचना के द्वारा होता है, तो इसका स्राव जो है वो होता है कार्पस ल्यूटियम द्वारा।
किसके द्वारा होता है इसका स्राव? कार्पस ल्यूटियम द्वारा। इसके साथ साथ देखिए कार्पस ल्यूटियम जो होता है, इस कार्पस ल्यूटियम को अपने गर्भधारण हार्मोन भी कहा जाता है। कार्पस ल्यूटियम को गर्भधारण हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसका एक अन्य नाम भी अपने दे सकते हैं, गर्भधारण हार्मोन। देखिए किस तरीके से, यहां पर देखिए इस तरीके से अगर अपने बात करें इस तरीके की संरचना थी। ये अंडाशय था। अब देखिए जैसे ही 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, अंडोत्सर्ग होने के बाद कार्पस ल्यूटियम किस हार्मोन का स्राव करती है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो लैंगिक लक्षणों का विकास भी करता है। लैंगिक लक्षणों का विकास भी करता है। अगर क्वेश्चन आए कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास मादा के अंदर कौन सा हार्मोन करता है, तो एस्ट्रोजन करता है। लेकिन ये सामान्य लैंगिक लक्षणों का विकास भी करता है। जैसे सामान्य लैंगिक लक्षण होते द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी हैं, लेकिन उनके विकास में इस हार्मोन का भी संयोग होता है। अब अपने थोड़ा सा आगे एक प्रोसेस देखते हैं कि जैसे ही अंडोत्सर्ग होता है, 14वें दिन अंडा यहां पर आता है, इससे पहले यहां पर अंदर वाली जो परत होती है एंडोमेट्रियम जिसका नाम था, वो कट के बाहर की तरफ पहले से निकली हुई थी, योनि द्वार के द्वारा बाहर निकल चुकी थी। अब कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो गर्भ की वापस रिपेयरिंग करता है, गर्भ की वापस रिपेयरिंग करता है। अगर निषेचन नहीं होता तो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डाउन आता जाएगा और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, और वापस रक्तस्राव अवस्था आएगी और ये वापस कट के बाहर की तरफ निकल जाती है। ये कंडीशन होती है। इसके साथ साथ अपने एक कंडीशन और देखते हैं कि आपने जुड़वा बच्चों का नाम सुना है, आपने जुड़वा बच्चों का नाम सुना है। पहली बात तो ये देखिए कि हर महीने एकांतर क्रम में अंडे का उत्सर्जन होगा, यानी अंडाशय 2 है तो 1 महीने इससे अंडा निकलेगा, यानी अंडोत्सर्ग इस अंडाशय के द्वारा होगा, दूसरे महीने अंडोत्सर्ग इस अंडाशय के द्वारा होगा, ठीक है ना। जुड़वा बच्चे 2 कंडीशन में होते हैं। पहली कंडीशन में आपको बता देता हूं कि मान लीजिए इस बाय द वे इस अंडाशय ने भी अंडे का उत्सर्जन कर दिया और इसने भी अंडे का उत्सर्जन कर दिया। अब यहां से शुक्राणु जो होते हैं वो योनि के द्वारा गर्भाशय के सर्विक्स में छोड़े जाते हैं और शुक्राणु जो होते हैं वो अपने माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से इस तरीके से गति करते रहते हैं, इस तरीके से देखिए, और गति करते हुए वे अंडे की ओर मूवमेंट करते हैं। अगर दोनों तरफ से अंडे का उत्सर्जन हुआ है तो दोनों तरफ से निषेचन हो जाएगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और दोनों युग्मनज का रूप धारण करके और यहां पे गर्भाशय में आ जाएंगे, तो उससे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं होते, बिल्कुल सेम एज नहीं होते, क्योंकि अंडे 2 हैं और 2 ही शुक्राणुओं के केंद्रकों ने संयोग किया है। दूसरी कंडीशन अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये थी बात हार्मोनों की कि मादा जनन तंत्र से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से होते। इसके बाद अपने छोटी सी बात करते हैं कि लैंगिक लक्षणों का विकास क्रम मादा के अंदर, मादा में लैंगिक लक्षणों का विकास क्रम। मादा में लैंगिक लक्षणों का विकास क्रम देखिए किस प्रकार से होता है। तो इसके अंदर 4 अवस्थाएं आती है। मादा में लैंगिक लक्षणों के विकास क्रम में 4 अवस्थाएं आती है। कौन कौन सी? थैलार्की,
प्यूबार्की कौन कौन सी देखिए, पहली है थैलार्की, दूसरी है प्यूबार्की। थैलार्की, प्यूबार्की, मिनार्की और मिनोपोज। थैलार्की, प्यूबार्की, मिनार्की और मिनोपोज। अब देखिए इनमें होता क्या क्या है। थैलार्की अवस्था में मादा में स्तनों का विकास होता है। थैलार्की अवस्था में मादा के अंदर किसका विकास होगा भाई, स्तनों का विकास होता है, ठीक है ना। प्यूबार्की अवस्था के अंदर जननांगों पर बाल, जननांगों पर बाल आना किस अवस्था की पहचान है, प्यूबार्की की, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मिनार्की, एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी की शुरुआत, जो लगभग हमने देखा था 12 से 14 वर्ष के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत हो जाती है मादा के अंदर, उस अवस्था को अपने बोलते हैं मिनार्की। नेक्स्ट देखिए मिनोपोज। मिनोपोज में क्या होता है, एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्र का बंद होना। इस अवस्था में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो बंद हो जाता है लगभग 50 से 55 वर्ष की उम्र में। तो ये मादा में लैंगिक लक्षणों का विकास क्रम होता है जो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। थैलार्की स्तनों का विकास, प्यूबार्की जननांगों पर बाल, मिनार्की यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी की शुरुआत 12 से 14 वर्ष की उम्र में, मिनोपोज जो है वो एमसी का बंद होना 50 से 55 वर्ष की उम्र में, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने देखते हैं निषेचन। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है निषेचन। निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है निषेचन को, फर्टिलाइजेशन, निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन। देखिए सबसे पहले निषेचन की खोज जो है वो हर्टविग नाम के साइंटिस्ट ने सी अर्चिन में की थी। निषेचन की खोज हर्टविग ने सी अर्चिन में की थी। किसमें की थी, सी अर्चिन में। ये एक जंतु होता है, इसमें सबसे पहले निषेचन की खोज की थी सी अर्चिन नाम के वैज्ञानिक ने। निषेचन में देखिए होता क्या है, नर और मादा युग्मकों, नर और मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन, केंद्रकों का संलयन, संलयन यानी फ्यूजन। नर और मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है भाई, निषेचन कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया में मानव की अगर बात करें तो निषेचन की प्रक्रिया से पहले वीर्य को या फिर स्पर्म को गर्भाशय के सर्विक्स भाग में छोड़ा जाता है, जहां से
इस तरीके से देखिए, ये गर्भाशय है, ये फैलोपियन ट्यूब, यहां पर देखिए ये गर्भाशय का सर्विक्स भाग है। योनि के द्वारा गर्भाशय के सर्विक्स भाग के अंदर शुक्राणुओं को छोड़ा जाता है और यहां से शुक्राणु इस तरीके से गति करते हैं। गति करते हुए मान लीजिए यहां पे अंडाणु है, गति करते हुए अंडाणुओं की ओर गति करते हैं। गति करने के बाद ये शुक्राणु की संरचना है और ये अंडाणु की संरचना है। दोनों में केंद्रक होते हैं। दोनों में क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। यहां पे एक शब्द मैंने यूज किया है युग्मक। इसका क्या अर्थ होता है ये भी अपने बात करेंगे। शुक्राणु जब इस अंडाणु के पास में आता है तो ये जो अंडाणु है ये एक एंजाइम का स्त्रावण करेगा जिसका नाम होता है फर्टिलाइजिंग। क्या नाम होता है? फर्टिलाइजिंग एंजाइम। जबकि शुक्राणु जो है वो स्त्राव करता है एंटी फर्टिलाइजिंग। एंटी फर्टिलाइजिंग। इन दोनों का कार्य क्या होता है? देखिए, ये दोनों जो है वो जाति विशेष को दर्शाते हैं। ये दोनों किसको दर्शाते हैं? जाति विशेष को। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर यहां पे कोई दूसरे जंतु का शुक्राणु हो और यहां पे मादा का अंडाणु हो, ठीक है ना, मानव मादा का अंडाणु ले लीजिए और कोई और जंतु मान लीजिए गाय, भैंस, बैल या फिर ऊंट, इनका शुक्राणु ले लीजिए, तो दोनों के फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग में कॉम्बिनेशन कभी नहीं होता, क्योंकि ये एक जाति विशिष्टता को दर्शाते हैं। और अंडाणु जिस फर्टिलाइजिंग एंजाइम का स्त्राव करता है उसी की तरफ उसी जाति के शुक्राणु का क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो निषेचन में हमने बात की कि खोजकर्ता कौन था? हर्टविग था। इसने सी अर्चिन में निषेचन की खोज की थी सबसे पहले। निषेचन की परिभाषा क्या होती है? नर और मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन या फिर फ्यूजन, ये क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब थोड़ा सा अपने निषेचन को डिटेल से देखते हैं। यहां पर देखिए, ये है नर युग्मक जो क्या होता है? अगुणित। नर युग्मक क्या होता है? अगुणित, यानी N होता है। इसके साथ फ्यूजन होता है या संलयन होता है मादा युग्मक का। मादा युग्मक का, मादा युग्मक भी क्या होता है? अगुणित होता है। जब दोनों का संलयन होता है तो सबसे पहले प्रथम कोशिका जो बनती है, इस प्रथम कोशिका का नाम होता है युग्मनज। इस प्रथम कोशिका का नाम होता है युग्मनज या फिर जाइगोट। ये कैसा होता है? द्विगुणित, यानी 2n होता है। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका, मानव के विकास के दौरान सबसे प्रथम कोशिका का नाम क्या होता है? युग्मनज होता है। क्या नाम होता है? युग्मनज होता है। अब देखिए आगे इस युग्मनज का क्या होता है। सबसे पहले ये था युग्मनज, युग्मनज। इस युग्मनज में प्रथम विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती है। इस तरीके से दो कोशिकाएं बनती है, इस तरीके से। अब यह विभाजन होता है वास्तव में विदलन होता है। विदलन का मतलब होता है केवल कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है लेकिन साइज या फिर आकार नहीं बढ़ता, उसे अपने विदलन कहते हैं। तो युग्मनज में जो प्रथम विभाजन होता है उसके बाद दो कोशिकीय अवस्था बनती है। अब अगर ये दोनों कोशिकाएं, इनका भविष्य दो तरह से फिक्स होता है इन कोशिकाओं का। अगर ये दोनों कोशिकाएं आगे अलग हो जाए
और प्रत्येक कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाए, प्रत्येक कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो होते हैं जुड़वा। यानी एक तो भ्रूण ये बन गया, एक भ्रूण ये बन गया, तो एक ये जुड़वा है। जुड़वा दो प्रकार के होते हैं, मैंने इससे पहले बताया था। एक तो होता है जब दोनों अंडाशयों से अंडों का उत्सर्जन होता है और दोनों तरफ शुक्राणु जाके और उनके केंद्रकों का संलयन होता है, निषेचन हो जाता है और गर्भाशय में एक साथ दो भ्रूणों का निर्माण होता है और एक साथ दो बच्चों का जन्म होता है, वो जुड़वा होते हैं। वो आइडेंटिकल नहीं होते, ध्यान दीजिए, वो आइडेंटिकल नहीं होते, बिल्कुल सेमेज नहीं होते। लेकिन अगर युग्मनज बनने के बाद, यानी एक अंडाणु एक शुक्राणु से संयोग करता है और एक ही जाइगोट बना और उससे प्रथम विभाजन या फिर विदलन के द्वारा जो दो कोशिकाएं बनी वो दोनों अलग अलग भ्रूण बना रही है, तो वो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो गुणसूत्र थे वो केवल एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक के संयोग से बना था। नेक्स्ट देखिए, एक तो कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन देखिए, इसमें फिर विभाजन होता है, धीरे धीरे ये 8 कोशिकीय की अवस्था बनती है, यानी बाद में ये कहलाती है मोरुला। इसमें और विभाजन होता है, और ज्यादा कोशिकाओं का समूह बनता है, इसका नाम देते हैं ब्लास्टुला। फिर इसमें और विभाजन बनता है, इस तरीके से और विभाजन होता है और एक तरफ इसमें गुहा का निर्माण हो जाता है, इस तरीके से। इस अवस्था का नाम अपने देते हैं गेस्ट्रुला, और इसके बाद में अंगोद्भवन होता है। अंगोद्भवन यानी अंगों का निर्माण शुरू होता है इस तरीके से बच्चे के अंदर, और धीरे धीरे बाद में इसे एक इस तरीके से इसका निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता है। इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है निषेचन की। और निषेचन की इस प्रक्रिया में बाद में देखिए क्या होता है, एक बार उस डायग्राम में मैं आपको बताता हूं फिर से। इस कंडीशन में यहां पे जैसे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो अब ये अवस्था यहां पर आ जाती है कोशिकाओं की अवस्था, और इस एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ जाती है, किसके द्वारा, अपरा के द्वारा या फिर प्लेसेंटा के द्वारा। अपरा के द्वारा या फिर प्लेसेंटा के द्वारा। अब अपने देखते हैं कि अपरा या प्लेसेंटा क्या होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है अपरा या प्लेसेंटा। देखिए, अपरा या जो प्लेसेंटा जो होता है, इसका कार्य क्या होता है। पहला कार्य देखिए, भ्रूण जो होता है या फिर गर्भस्थ शिशु जो होता है उसको पोषण देना। पहला मुख्य कार्य इसका क्या होता है, पोषण देना, क्योंकि बाहर से पोषण नहीं दिया जा सकता। गर्भस्थ जो शिशु होता है उसको माता के रक्त से घुलित पदार्थों को वो अवशोषित करता है, यानी भोज्य पदार्थों को वो वहां से अवशोषित करता है। तो भ्रूण को पोषण देने का कार्य होता है अपरा का। इसके साथ साथ भ्रूण को O2 उपलब्ध कराना, भ्रूण को जो ऑक्सीजन होती है वो भी उपलब्ध करवाई जाती है। साथ साथ में उत्सर्जी पदार्थों का त्याग, उत्सर्जी पदार्थों का त्याग भी किसके द्वारा होता है, अपरा के द्वारा होता है। ये मुख्य रूप से कार्य होते हैं किसके, अपरा के। इसके साथ साथ अपरा जो होती है उससे 2 हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो अपरा से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से देखिए। पहला है HCG, नाम क्या होता है इसका, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स। कौन सा है, ह्यूमन
कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसका कार्य देखिए क्या होता है। HCG जो होता है इसको अपने बोलते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन। HCG किस प्रकार का हार्मोन है? प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन, यानी प्रेग्नेंट है कि नहीं है इसको टेस्ट करने का हार्मोन कौन सा है? HCG। और सबसे ज्यादा इसका क्या होता है? भ्रूण हत्या में दुरुपयोग। इसका आजकल क्या हो गया है? भ्रूण हत्या में इस हार्मोन का सबसे ज्यादा दुरुपयोग जो होता है, किस हार्मोन का? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। दूसरा हार्मोन देखिए, दूसरा हार्मोन जो है इसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। पहला है HCG, दूसरा है रिलैक्सिन हार्मोन। अब देखिए इस हार्मोन का क्या कार्य होता है? रिलैक्सिन हार्मोन को गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है। यह हार्मोन गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन। इसके साथ साथ बेबी बर्थ में यानी बच्चे के जन्म के समय भी इस हार्मोन का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान होता है। गर्भाशय में संकुचन और शिथिलन भी ये हार्मोन पैदा करता है। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर अगर अपने आगे बात करें तो गर्भावधि देख लेते हैं। गर्भावधि, गर्भावधि का मतलब होता है जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है उसके तुरंत बाद बच्चा जन्म लेता है, यानी योनि मार्ग के द्वारा बच्चा जब बाह्य वातावरण में प्रवेश करता है उनके बीच का जो काल होता है उसको अपने गर्भावधि या फिर प्रेगनेंसी बोला जाता है। मानव के अंदर अगर बात करें तो गर्भावधि जो होती है वो 9 माह या फिर लगभग 280 दिन होती है। मानव में कितनी होती है? 9 माह या फिर 280 दिन होती है। अब देखो कुछ और जंतुओं की अपनी बात कर लेते हैं। भैंस के अंदर देखिए 10 माह की गर्भावधि होती है। भैंस के अंदर कितनी होती है? 10 माह की। बकरी के अंदर 5 माह की गर्भावधि होती है। चूहों में गर्भावधि या प्रेगनेंसी जो होती है वो 22 माह की होती है, 22 महीने की। जबकि हाथी में चूहों में 22 दिन की होती है। चूहों में गर्भावधि कितनी होती है भाई? 22 दिन की, सबसे कम अवधि होती है चूहों में 22 दिन, जबकि हाथी में गर्भावधि जो होती है वो 22 माह की होती है। इस तरीके से गर्भावधि जो होती है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। ज्यादा प्रोबेबली चांस है कि यहां पे देखिए सबसे कम गर्भावधि के दिन किस में है? चूहे के अंदर। और सबसे ज्यादा गर्भावधि किस में होती है? हाथी के अंदर। सर्वाधिक लंबी अवधि किस में होती है? हाथी के अंदर। देखिए दोस्तों, आज हमने मादा जनन तंत्र के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब अपने मादा जनन तंत्र के अंदर कुछ गर्भधारण को रोकने की जो है वो युक्तियों के बारे में और पढ़ेंगे। संरचना और अदर डिटेल्स हमने पढ़ ली। तो नेक्स्ट देखिए, गर्भधारण को रोकने की युक्तियां। गर्भधारण को कौन कौन सी युक्तियों से रोका जा सकता है? सबसे पहली जो युक्ति है वो है
कॉन्डोम का उपयोग। देखिए, कॉन्डोम प्लास्टिक से बनी एक थिन लेयर होती है, पतली परत होती है, जो मैथुन क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु में निषेचन को रोकती है। तो कॉन्डोम का यूज करके भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। मैथुन के समय कॉन्डोम का उपयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, लगभग, ये आइडेंटिकल है, लगभग है 15वें, 14वें, 16वें और 17वें दिन संभोग से बचें। संभोग या फिर मैथुन क्रिया से बचाव करना चाहिए। कौन कौन से दिन? 14वें, 15वें, 16वें और 17वें दिन। ठीक है ना। तीसरी युक्ति देखिए, जिसको अपने बोलते हैं कॉपर टी। कॉपर टी, देखिए टी शेप की आकृति होती है, इसलिए इसको टी बोला जाता है। और इसका निर्माण जो होता है ये कॉपर से बनी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉपर टी। कॉपर टी देखिए कहां यूज की जाती है? सबसे पहली बात, मादा में गर्भाशय के सर्विक्स भाग में, गर्भाशय के सर्विक्स भाग में। इस तरीके से ये जो गर्भाशय था, जस्ट यहां पे योनि का भाग होता है, ये योनि का भाग होता है। योनि से ऊपर गर्भाशय का जो सर्विक्स भाग होता है, इस भाग में अपने किसका यूज कर सकते हैं? कॉपर टी का उपयोग कर सकते हैं। होता क्या है कि शुक्राणु जो होते हैं वो कॉपर की प्रेजेंस में निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी कॉपर क्या करता है? शुक्राणुओं की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है, जिसके कारण शुक्राणु जो है वो निषेचन करने योग्य नहीं रह पाते। उसके बाद देखिए, गर्भ निरोधक गोलियां, जिसको अपने इंग्लिश में पिल्स बोला जाता है। ठीक है ना, गर्भ निरोधक गोलियां, जिसको इंग्लिश में पिल्स बोला जाता है। अब देखिए, इनके बारे में सबसे पहले इनकी जो खोज की थी, खोजकर्ता थे, उनका नाम था पिनकस। खोजकर्ता इनका जो था उसका नाम था पिनकस। और इस पिनकस के नाम पे इसको क्या बोला जाने लगा? पिल्स बोला जाने लगा। ठीक है ना। जबकि भारत में पहली गर्भ निरोधक गोली जो है उसका नाम था सहेली। भारत में पहली गर्भ निरोधक गोली जो थी उसका नाम क्या था? वही सहेली था। अब देखिए इनका कार्य क्या होता है। इन गोलियों का कार्य होता है अंडोत्सर्ग को रोकना। अंडोत्सर्ग को रोकना, इन गोलियों का मुख्य कार्य होता है अंडोत्सर्ग को रोकना। ये अंडे के उत्सर्जन को रोक देती है, यानी ओव्यूलेशन को रोक देती है, जिससे निषेचन होने की संभावना नहीं रहती। उसके बाद ये तो थे अस्थायी, ये सारे के सारे क्या थे? अस्थायी उपाय थे। लेकिन स्थायी उपायों की अगर अपने बात करें, यानी गर्भ धारण को रोकने के स्थायी उपाय भी होते हैं, जो कौन कौन से होते हैं? स्थायी उपाय या परमानेंट ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है? यहां पे मैं दो नाम लिख रहा हूं। एक होता है ट्यूबेक्टोमी और एक होता है वेसेक्टोमी। एक होता है ट्यूबेक्टोमी और एक होता है वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो होता है ये किस में यूज होता है? महिलाओं में। ट्यूबेक्टोमी किस में यूज होता है? महिलाओं में। होता क्या है देखिए इसमें, जैसे ये फैलोपियन नलिका थी, तो यहां पर क्या किया जाता है?
फेलोपियन नलिका को कट करके और इसको इस तरीके से धागे से बांध दिया जाता है, कट करके और धागे से बांध दिया जाता है, जो एक स्थायी उपचार होता है। इसको अपने क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। जबकि वेसेक्टोमी जो होती है ये पुरुषों में होती है, जिसमें क्या किया जाता है? शुक्रवाहिनी नलिका को काटकर बांधना। शुक्रवाहिनी नलिका को काटकर और धागे से बांध दिया जाता है, जिससे निषेचन जो है वो नहीं हो पाता। चलिए दोस्तों, ये थी हमारी गर्भधारण को रोकने की युक्तियां, और इसके साथ ही हमारा मादा जनन तंत्र जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नर जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।